नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्जाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं समस्याएं एवं विभिन्न नीतियों के जो है और एमसीक्यूज है, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी की अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी, जो एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उनके बारे में जो और बन सकते हैं और एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन 52 है अपने समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता वो नहीं है, मतलब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या विशेषता नहीं है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, श्रमिकों का शोषण। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण नहीं होता है। बाकी सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है इस पर। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति, मतलब इसमें कोई भी जो संपत्ति जितनी भी होगी वो पर्सनल संपत्ति नहीं होती किसी की भी, वो समाज की मानी जाती है। वस्तु की कीमत का निर्धारण नियंत्रण सरकार के द्वारा, जो मतलब जो भी गुड्स होंगे उनकी जो वैल्यू वगैरह होगी उनका निर्धारण जो होगा और नियंत्रण जो होगा वो गवर्नमेंट करती है। सारा कंट्रोल और उनका इवैल्यूएशन जो भी होगा वो सारा सरकार द्वारा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। फिर क्वेश्चन 53 है, प्राथमिक घाटा है, मतलब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, कैसे इसको अपन मेजर करते हैं, कैसे पता करते हैं इसका। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। मतलब जो अपना फिजिकल डेफिसिट होता है इसमें से अपन जो इंटरेस्ट जो बनता है, ड्यू जितना होता है ब्याज, वो उसकी अमाउंट और कम कर देते हैं, वो और घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा आता है। फिर क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, मतलब जो अपने को दिख रहा है इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, प्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है, प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पे लगाया जाता है उसी को पे करना पड़ता है, वो तो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो लगता किसी पे है लेकिन पे किसी को ही करना पड़ता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष कर क्या होगा, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, आयकर। मतलब इनकम टैक्स जो होता है जैसे किसी भी पर्सन पे लगता है इनकम टैक्स, वो उसी को पे करना पड़ता है। बाकी उत्पाद कर जो हो गया, मतलब कस्टम ड्यूटी वगैरह या जीएसटी वगैरह ये जो भी होते हैं ये लगते तो व्यापारी पे है, लेकिन पे कौन करता है इनके लिए, कंज्यूमर पे करता है। फिर क्वेश्चन 55 है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मतलब जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है, किसको अध्यक्ष बनाया गया है 15वें वित्त आयोग का। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, एन के सिंह को। मतलब नंद किशोर सिंह इनका फुल फॉर्म है, एन के सिंह, उनको बनाया गया है। फिर क्वेश्चन 56 है, अपने निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता है। मतलब जो टैक्स आपको दिख रहे हैं, कर दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ग्राम पंचायत उनको एकत्रित करती है, कौन सा टैक्स मतलब वो एकत्रित करती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, मेलों पर कर। मतलब जो फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, उन पर जो टैक्स लगता है उनका जो एकत्रीकरण होगा, कलेक्शन होएगा, उसका काम ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन 57 है, राजकोषीय घाटा होगा। मतलब जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, बजट घाटा प्लस अन्य देयताएं प्लस ब्याज। मतलब जो अपना बजटरी डेफिसिट होता है उसमें अन्य देयताएं जो होगी, अदर जो लाइबिलिटीज़ होगी वो जोड़ दो और इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट होता है वो जोड़ देंगे तो राजकोषीय घाटा अपना आ जाता है। फिर क्वेश्चन 58 है, वित्त आयोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। मतलब जो फाइनेंस कमीशन है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद में इसकी उल्लेख किया गया है, किस में इसको उल्लेख दे रखा है, किस में इसका प्रोविज़न है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन है आएगा 281। मतलब जो अनुच्छेद है संविधान का 280(1), उसमें इसका उल्लेख दे रखा है, उसमें इसका प्रोविज़न है, उसमें इसके बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 59 है, देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न नीतियों का समूह कहलाता है। मतलब जो देश के लोग होते हैं उनकी लाइफ में गुणवत्ता जो होती है, क्वालिटी, उसको सुधार करने के लिए जो नीतियों का समूह होता है, ग्रुप होता है विभिन्न पॉलिसीज़ का, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, आर्थिक नीति। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो कहलाती है। फिर क्वेश्चन 60 है, अपने निम्नलिखित में से क्रियात्मक नीतियों में शामिल नहीं है। मतलब जो क्रियात्मक नीतियाँ होती है, ऑपरेशनल पॉलिसीज़ जो होती है, उनमें क्या शामिल नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, राजकोषीय नीति। जो फिजिकल पॉलिसी होती है अपनी वो क्रियात्मक नीतियों में शामिल नहीं होती। बाकी नियोजन नीति, औद्योगिक नीति और व्यापारिक नीति जो होती है वो क्रियात्मक नीतियों में शामिल मानी जाती है। फिर क्वेश्चन 61 है, अर्थव्यवस्था की वह नीति जिसका संबंध मुद्रा की पूर्ति एवं ब्याज की दर के साथ पाया जाता है कहलाती है। मतलब इकोनॉमी की कौन सी पॉलिसी है जिसका रिलेशन मनी की सप्लाई और जो इंटरेस्ट की रेट है उसके साथ पाया जाता है। मतलब इनमें आपस में रिलेशन रहता है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, नियंत्रणात्मक नीतियाँ। मतलब कंट्रोलिंग जो पॉलिसीज़ होती है
उनका संबंध मुद्रा की पूर्ति और ब्याज की दर के साथ पाया जाता है। फिर क्वेश्चन 62 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है, मतलब जो गांधीवादी इकोनॉमी है वो किस पर आधारित है, किस चीज़ पर? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बे आएगा, न्यास पर, मतलब ट्रस्ट पर वो आधारित होती है, ट्रस्ट वाले कॉन्सेप्ट पर वो चलती है। फिर क्वेश्चन 63 है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब जो इंडिया की इकोनॉमी है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा विकासशील, मतलब डेवलपिंग है। अभी ना तो पिछड़ी हुई है ना वो विकसित है, वो बीच की है, मतलब पिछड़ी हुई से वो आगे बढ़ चुकी है, विकासशील की उस पर प्रगति पर है, और ये विकसित की ओर बढ़ रही है, जल्दी ये विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। फिर क्वेश्चन 64 है, अपने भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, मतलब इंडिया की जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब घोषित की गई, कब लागू हुई? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बे आएगा 1948, मतलब 1948 में ये लागू हुई थी। फिर क्वेश्चन 65 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति में किस अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया? जो फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें कौन सी इकोनॉमी पर जोर दिया गया, मतलब कौन सी इकोनॉमी अपनाने पर उसमें जोर दिया गया? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा मिक्स, मतलब मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उसको अपनाने पर इसमें जोर दिया गया था। फिर क्वेश्चन 66 है, भारत की अंतिम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, मतलब फाइनल जो लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इंडिया की वो कब लागू हुई थी? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा 1991, मतलब 1991 में लास्ट औद्योगिक नीति आई थी। फिर क्वेश्चन 67 मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, मतलब जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या रहता है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है, मतलब दोनों की भागीदारी इसमें रहती है। फिर क्वेश्चन 68 है, विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है, मतलब एक्सचेंज रेट के आधार पर अपन देखें, उसके बेसिस पे देखें तो इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी, कौन से नंबर की इकोनॉमी है एक्सचेंज रेट के हिसाब से? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा 5वीं, मतलब नॉमिनल वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, एक्सचेंज रेट भी यूज करते हैं, ये मेन जो बेसिस है उसके आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का नंबरिंग होती है। तो इसी के आधार पर अपन जो बात चल रही है थोड़े टाइम बाद अपन 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो वो विनिमय दर के आधार पर 5वीं से अपन 3री पे आने की प्रगति में हैं, उसी के लिए प्रोसेस चल रहा है अपने। और फिर क्वेश्चन 69 है, क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? अभी अपन ने बात करी विनिमय दर के आधार पर, अब क्रय शक्ति के आधार पर, मतलब परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर कौन सी अर्थव्यवस्था है विश्व की? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 3री, मतलब 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है भारत की पीपीपी के आधार पर, मतलब परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर, उसमें 5वें नंबर पे है। फिर क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक उत्पादन की अवधारणा के सर्वाधिक निकट है, मतलब जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन की जो कॉन्सेप्ट होता है उसके सबसे करीब कौन सा है उससे रिलेटेड? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा वस्तुओं के मूल्य में अभिवृद्धि, मतलब वस्तुओं का जो वैल्यू होती है उसमें वृद्धि करना, उसमें वैल्यू ऐड करना या जोड़ना, ये सबसे निकट कहलाता है। फिर क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा राजकोषीय नीति का भाग है, मतलब कौन सा जो ग्रुप है वो फिस्कल डेफिसिट का पार्ट माना जाता है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय, मतलब जो पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो राजकोषीय घाटे का पार्ट माना जाता है। फिर क्वेश्चन 72 है, उदारीकरण के बाद भारत में किस वर्ष औद्योगिक वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही, मतलब जो लिबरलाइजेशन हुआ था इंडिया में उसके बाद, मतलब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, उसके बाद कौन से वर्ष में इंडस्ट्रियल की एनुअल जो ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज़्यादा रही है, कौन से साल में? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा 2006-2007 में, 2006-7 में सबसे ज़्यादा औद्योगिक वार्षिक वृद्धि दर रही है उदारीकरण के बाद। फिर क्वेश्चन 73 है, भारत की सकल बचतों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, मतलब जो ग्रॉस सेविंग्स होती है इंडिया की देश की उसमें कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा पार्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा भाग है उसका? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा घरेलू क्षेत्र, मतलब जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा पार्ट है सकल बचतों में। फिर क्वेश्चन 74 है, संतुलित बजट को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है, मतलब जो बैलेंस बजट को इंक्रीज करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उनमें से कौन सा सरकार द्वारा पास किया गया है उसको? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है जो अधिनियम है, ये इसको लागू किया गया है, इसको पास किया गया है भारत सरकार द्वारा, किस चीज़ के लिए? संतुलित बजट को बढ़ावा देने के लिए। फिर क्वेश्चन 75 है, राजा जे चेल्लैया समिति का संबंध निम्न में से किस
से है, मतलब जो राजा जे चेलैया जो थे, इनकी जो कमेटी बनी थी, इनका रिलेशन किससे कहलाता है, किससे होता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा कर सुधार से, मतलब टैक्स रिफॉर्म से ये समिति रिलेटेड है, ये कर सुधारों से, कर सुधारों में इनकी जो ओपिनियन देने के लिए या इनकी राय लेने के लिए ये कमेटी बनी थी। फिर क्वेश्चन 76 है, किस आर्थिक नीति का सार्वजनिक आय व्यय और ऋण से संबंध है, मतलब कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसका संबंध पब्लिक इनकम, एक्सपेंडिचर और लोन से रहता है, कौन सी पॉलिसी में ये सब भाग माने जाते हैं? उसके आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा राजकोषीय नीति, मतलब फिजिकल पॉलिसी में ये सब इंक्लूड होते हैं। फिर क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का माप नहीं है, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसका माप, मतलब मेजरमेंट नहीं करते हैं, कौन सा, किसके द्वारा अपन उसका माप नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं लगा सकते? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा थोक मूल्य सूचकांक, जो होलसेल वैल्यू इंडेक्स होता है उसके द्वारा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं होता है। फिर क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाता है, मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं इनमें से कौन से इंडियन इकोनॉमी की जो नेचर है उसको डिनोट करता है, उसको दर्शाता है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, यह अर्ध विकसित तथा विकासशील है, मतलब ये पूर्ण विकसित नहीं है, आधी विकसित हुई है, अभी डेवलपिंग ही है, और ये विकासशील है, मतलब ये पूरी डेवलप्ड कंट्री में नहीं आई है और ये अभी डेवलपिंग इकोनॉमी ही है। फिर क्वेश्चन 79 है, किस कालावधि में भारत सरकार ने आर्थिक सुधार की दूसरे जनरेशन की शुरुआत की थी, मतलब कौन से ये पीरियड में भारत सरकार ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं उसकी सेकंड जनरेशन स्टार्ट की है? फर्स्ट जनरेशन अपने 91 में स्टार्ट हुई थी, सेकंड कब से स्टार्ट हुई है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा 2001-2002 में, 2001-2002 में आर्थिक सुधार की दूसरी जनरेशन स्टार्ट हुई है। तो साथियों, यहाँ अपने जो इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स हैं, प्रॉब्लम्स और वेरियस पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में अपने जो एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो मैंने पूरे कवर करवा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।